चलिए नेक्स्ट है, हमारा चल रहा था, हमने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में देख लिया था। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि भाई, तो उत्तर पश्चिम जो कॉरिडोर है बच्चों, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर हैं, उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर तक विस्तृत हैं। कितने किलोमीटर तक विस्तृत है? 4016 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब आपके एक सवाल आया होगा मन में कि सर 32, 14, 29, 33 कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 32, 14 है, तो ये 4016 किलोमीटर तक कैसे विस्तृत हो गया? क्योंकि बच्चों ये ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर तक विस्तृत हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक 3640 किलोमीटर तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को मिलन झांसी मध्य प्रदेश में होता है। अब इनका कैसे मिलन होता है? उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, तो इनका मिलन झांसी, देखिए झांसी मध्य प्रदेश में होता है। तो देख ही लेते हैं कहाँ हो रहा है साहब, मिलन कहाँ हो रहा है इनका। देखो ये हो रहा साहब मिलन, ये मिलन हो रहा है इनका, इस जगह हो रहा है मिलन, झांसी मध्य प्रदेश में होता है। अब देखिए बच्चों, जो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसको कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर तक विस्तृत है, जबकि पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर सिलचर असम से यानी सिलचर कहाँ है? असम में, और पोरबंदर गुजरात तक 3640 किलोमीटर तक विस्तृत हैं। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का मिलन झांसी मध्य प्रदेश में होता है। अब नेक्स्ट है द्रुत राजमार्ग है, यानी एक्सप्रेस हाईवे। ये योजनाओं के तहत बनाए गए हैं। एक्सप्रेस हाईवे तो द्रुत राजमार्ग, इन राजमार्गों का निर्माण देश में यातायात के त्वरित संचालन हेतु किया गया है। ये प्राय क्रिकेट के बने हुए हैं, 4 या 6 लेन वाले राजमार्ग हैं। कुछ मामलों में मानव और जानवरों को सड़क के बीच आने से रोकने के लिए बाड़े भी लगाते हैं। वर्तमान में 23 एक्सप्रेस वे हैं तथा 17 निर्माणाधीन हैं। प्रमुख एक्सप्रेस वे हाईवे बम्बई पुणे एक्सप्रेस वे हैं, यानी कि प्रमुख अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे हैं। और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे एक के नाम से जानते हैं। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस, दुर्गापुर एक्सप्रेस कोलकाता और दुर्गापुर के मध्य हैं तथा यमुना एक्सप्रेस। तो बच्चों ये द्रुत राजमार्ग हैं जो 4 और 6 लेन है, यानी कि कहीं तो ये 4 लेन के हैं, कहीं ये 6 लेन है, यानी कि 3 वाहन एक तरफ से और 3 वाहन एक तरफ से आए जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ 3 ट्रक चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन राजमार्गों का निर्माण देश में यातायात के त्वरित संचालन हेतु किया गया है। प्राय एक क्रिकेट के बने हुए हैं, यानी कि ये गिट्टी सीमेंट के बने हुए हैं और 4 और 6 लेन वाले राजमार्ग हैं। और कुछ मामलों में मानव और जानवरों को सड़क के बीच आने से रोकने के लिए
बाड़ लगाते हैं, यानी कि जहाँ गांव हैं, जहाँ ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ पर जाली नुमा इन हाईवे पर कोई जानवर या मानव नहीं आ जाए एकदम अचानक सड़क पर, तो इसलिए जाली नुमा बाड़ लगाई हुई है। अगर आपने कहीं देखा हो तो, मैंने तो देखा है, यहाँ पर इधर गया था मीकलेरा की साइड की तरफ, तो वहाँ उधर उसमें हैं, तो वहाँ पर हैं। वर्तमान में 23 एक्सप्रेस हाईवे हैं तथा 17 निर्माणाधीन हैं। प्रमुख एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाईवे 1 के नाम से जानते हैं। जो अहमदाबाद वडोदरा जो एक्सप्रेस हाईवे हैं उसको राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाईवे 1 के नाम से जानते हैं। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे, दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे जो कोलकाता और दुर्गापुर के मध्य हैं, तथा यमुना एक्सप्रेस हाईवे। तो ये तो हो गया आपके एक्सप्रेस हाईवे। अब है BOT। देखिए सरकार के पास पैसों की बहुत कमी आ गई है, तो BOT योजना के तहत है ना, बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफ़र, तो ये जो योजना है यानी कि बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, तो BOT यानी कि ये एक निजी क्षेत्र में दे दी जाती सरकार के द्वारा कि बनाओ, चलाओ और फिर हस्तांतरित करो। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो निजी ठेकेदार है वो बनाता है, सड़क बनाता है, उस पर टोल वसूलता है, और जहाँ तक सड़क का पूरा पैसा वसूल नहीं कर लेता, अपनी पूंजी का ब्याज सहित वसूल नहीं कर लेता, वहाँ तक वह उससे गुजरने वाले वाहनों से टोल लेता है, टोल टैक्स लेता है। तो ये एक सरकार की BOT एक परियोजना के तहत बनाओ, चलाओ और फिर हस्तांतरित करो। पहले आप बनाओ, फिर उस पर आप वाहन चलाओ, पैसे वसूल लो और फिर हमें वापस दे दो। तो ये एक योजना है BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो वर्तमान में सड़कों के निर्माण, रखरखाव व तथा संचालन में निजी भागीदारी निभाने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है। इस नीति का आधार निर्माण, संचालन एवं स्थानांतरण BOT है। तो वर्तमान में सड़कों के निर्माण में और रखरखाव तो संचालन में जो निजी भागीदारी निभाने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है। मैंने बताया कि किसी एक ठेकेदार को दे दिया जाता है टेंडर, किसी भी एक निजी संस्था या ठेकेदार को टेंडर दे दिया जाता है बच्चों, और वो क्या करता है, पहले बनाता है, फिर उस पर वाहन चलाता है, यानी कि और वो जब वाहन चलते हैं तो वो उस पर टोल टैक्स वसूलता है, और जहाँ तक उसकी पूंजी का ब्याज सहित वसूल नहीं लेता वहाँ तक वो सरकार को हस्तांतरित नहीं करता या स्थानांतरण नहीं करता है ना, देता नहीं है। तो ये योजना की वर्तमान सड़कों के निर्माण, रखरखाव, संचालन में निजी भागीदारी निभाने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है, और इस नीति का आधार निर्माण, संचालन और स्थानांतरण BOT है। अब नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग। ये एक राज्य के भीतर व्यापारिक व सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं। राज्य राजमार्ग, देखिए एक राज्य के द्वारा ही राज्य राजमार्गों को राज्य के द्वारा ही बनाया जाता है, राज्य के फंड से बनते ही हैं, यानी कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो राज्य राजमार्ग ये एक राज्य के भीतर व्यापारी व सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं। ये राज्य के प्रत्येक कस्बे को राज्य की राजधानी, सभी जिला मुख्यालयों, राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न क्षेत्रों के साथ जोड़ते हैं, और इन राजमार्गों का निर्माण, रखरखाव का करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों ये राज्य राजमार्ग हैं, जैसे कि 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने राज्यों में राज्य के राजमार्ग का निर्माण किया गया है। तो एक राज्य के भीतर व्यापारिक और सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं। ये राज्य के प्रत्येक कस्बे को राज्य की राजधानी, कस्बे को राज्य की राजधानी, सभी जिला मुख्यालयों, जो भी जिला मुख्यालय हैं, और राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों, और जैसे
जो राष्ट्रीय महत्व ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको, और राष्ट्रीय राजमार्ग से, और ये किससे जुड़े हुए हैं अभी, राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़े हुए हैं ये, तो राष्ट्रीय राजमार्गों से संलग्न क्षेत्रों के साथ जुड़े जोड़ते हैं, और इन राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव करना राज्य सरकार की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। अब ये देखिए जिला सड़कें, ये सड़कें बड़े गाँव और कस्बों को एक दूसरे से तथा जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ये सड़कें, अब जिला की सड़कें साहब, एक जिला कोटा जिला सड़क आपके यहाँ भी आ रही है, एक हमारे गांव इटावा भी जा रही है। तो ये एक सड़कें बड़े गांव और कस्बों को एक दूसरे से तथा जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ये अधिकांशतः कच्ची होती है और इनका निर्माण रखरखाव जिला परिषदों या संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे अपन PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। अब आपके एक सवाल आया होगा कि कोटा के अंतर्गत, कोटा के जो परिसर क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनका निर्माण बच्चों नगर निगम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नगर निगम के द्वारा। परंतु जो कोटा के जो बाहर की जो सड़कें हैं, जो कोटा से इटावा जा रही है, कोटा से यहाँ आ रही है, उन सड़कों का निर्माण जिला परिषदों या सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे PWD के द्वारा किया जाता है। तो ये जिला सड़कें होगी, ये सड़कें बड़े गांव कस्बों को एक दूसरे से तथा जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ये अधिकांश तक कच्ची होती है, इनका निर्माण रखरखाव जिला परिषदों या संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कें। कौन सी सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें हैं। ये सड़कें गांवों को जिला सड़कों से जोड़ती है, ये सड़कें गांवों को। अब देखिए सड़क ऐसा परिवहन का साधन है जो कि बच्चों, सड़क ऐसा परिवहन का साधन है बच्चों जो कि सभी को जोड़ते, गाँव से डोर टू डोर ढाणी को भी जोड़ देती है। कहीं आपको पता है कच्ची सड़कें होती है, कहीं पक्की सड़कें होती है। तो ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें गाँवों को जिला सड़कों से जोड़ती है। ये सड़कें प्राय कच्ची, सकरी या भारी वाहन यातायात के अनुपयुक्त होती है, के लिए अनुपयुक्त होती है। तो ये सड़कें क्या होती है, ये सड़कें गाँवों को जिला सड़कों से जोड़ती है। ये सड़कें प्राय कच्ची होती है, सकरी होती है और भारी वाहन यातायात के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि ये कच्ची भारी वाहन तो बैठ जाएंगे नीचे कच्ची सड़कों पे, तो अनुपयुक्त होती है। इनका निर्माण रखरखाव ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। जो ग्राम पंचायत है उन्हीं के द्वारा तो किया जाता है इनका निर्माण ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। अब है बच्चों पांचवी सड़क है सीमा सड़क। 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड का BRO 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। तो 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना की गई और जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना, क्योंकि बच्चों हमारा देश पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। इधर पाकिस्तान से घिरा हुआ है, तो अफगानिस्तान से है, चीन से है, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से। इधर ये देश हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं साहब। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं बच्चों। अब ये बांग्लादेश, तो ये जो जहाँ अपनी इनकी सीमा लगी हुई है, ये स्थलीय सीमा जहाँ लगी हुई है, यहाँ पर 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि भाई यदि किसी पड़ोसी देश ने यदि हमारे ऊपर आक्रमण बोल दिया तो फिर हम कैसे युद्ध करेंगे, कैसे वहाँ पर सैन्य सामग्री पहुँचाएँगे, कैसे हम वहाँ पर हमारे सैनिकों को पहुँचाएँगे। 1962 में यही तो हुआ। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तो लद्दाख वाला जो एरिया था, वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया था, उस एरिया में
हमारे टाइम पर सैनिक नहीं पहुंच पाए, और नहीं पहुंच पाने के कारण क्या हुआ, हमारी हार हुई। तो ये 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है। सीमा सड़क संगठन एक कार्यकारी विभाग है। सीमा सड़क संगठन एक कार्यकारी विभाग है जो हिमालय तथा पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों व राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव करता है। ये उच्च क्षेत्रों में बर्फ हटाने का कार्य भी करता है। तो ये जहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले भूभाग में जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ पर बर्फ़ हटाने का भी कार्य करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेल परिवहन। अब कौन सा परिवहन है? रेल परिवहन। सड़क परिवहन में तो हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। अब रेल परिवहन में देखते हैं, एशिया में रेल परिवहन में चलिए रेल परिवहन। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। यानी कि ये राष्ट्रीयकृत उपक्रम इसलिए है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में था पहले तो, क्योंकि रेल परमाणु सेवा और एक है रासायनिक, ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ थी, परंतु आजकल मोदी जी ने इसको निजी क्षेत्र में दे दिया। पहले राष्ट्रीय उपक्रम था, यानी राष्ट्र की संपत्ति थी, इसकी राष्ट्रीय उपक्रम यानी कि रेल का सामान को कोई भी व्यक्ति अगर चुरा कर भी ले जाए ना तो कहीं इसको बेच नहीं सकता था आदमी, परंतु अब तो इसको निजी क्षेत्र में दे दिया मोदी जी ने। तो भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। यानी कि भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। एशिया में हम रेल के मामले में प्रथम स्थान पे हैं, यानी रेल परिवहन में हम कैसे पे प्रथम स्थान पे हैं, और विश्व में हम दूसरे स्थान पे हैं। पहले पे अमेरिका है बच्चों, पहले पे कौन सा है देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल, ध्यान रखना 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य यानी कि 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर संचालित की गई। अब बच्चों जब भारत में जब प्रथम रेल की शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य ये 34 किलोमीटर पहले रेल चली, और उस समय हमारा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। उसके समय ये भारत में प्रथम रेल चली 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर संचालित की गई। भारत की रेल की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की रेल की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। वर्तमान में भारतीय रेल को 17 रेलवे मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी कि वर्तमान में भारतीय रेल के पास 17 रेलवे जोन है, यानी मंडल या कहें या जोन कहें। पहले 16 थे, अब एक मेट्रो का भी हो गया कोलकाता में। तो वर्तमान में भारतीय रेल को 16 रेलवे मंडलों में विभाजित किया गया है बच्चों। तो ये मंडल हैं। तो वर्तमान में भारतीय रेल को 17
रेलवे मंडलों में विभाजित किया गया है। 17वां या नवीनतम रेल मंडल कोलकाता मेट्रो का है, जिसका गठन सन 2010 में किया गया था। पहले 16 रेलवे मंडल थे, फिर एक 17वां हो गया कोलकाता। तो भारतीय रेलवे का महत्व, अब देखिए कौन कौन से रेल के मंडल हैं। उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, ध्यान रखना, उत्तर रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर, पश्चिम बंगाल में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ये है मालगांव, गुवाहाटी, असम में। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। उत्तर पश्चिम रेलवे, और इसका मुख्यालय है जयपुर में। पूर्वी रेलवे, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है बच्चों कोलकाता में। दक्षिणी पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में। पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में। और पूर्वी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। और मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में। पश्चिमी रेलवे, चर्च गेट, मुंबई में। और पश्चिमी मध्य रेलवे, ये जबलपुर में है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। दक्षिणी रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में। और दक्षिणी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली, कोलकाता में है बच्चों। और मेट्रो रेलवे कोलकाता जोन, कोलकाता में है। तो ये रेलवे हैं बच्चों। तो ये इसके रेल मंडल के नाम और मुख्यालय मैंने बता दिए। और आप अब भारतीय रेल का महत्व क्या है, तो उसके बारे में तो भारतीय रेलवे का महत्व के देखते हैं। तो देखो बच्चों, लोहा महत्व देखिए, भारतीय रेलवे का महत्व। तो कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न जैसी मूल उपयोगी वस्तुओं के भार यातायात का लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। और रेल परिवहन के द्वारा कृषि व उद्योग क्षेत्र के विकास व विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि ये कच्चे माल, चलिए अब देखिए बच्चों, ये जो है, ये हमने देखा कि रेलवे का महत्व से इस बात से हैं कि रेलवे कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न जैसी मूल उपयोगी वस्तुओं के भार यातायात का लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। तो इसी के माध्यम से पूरा होता है। लोहा, इस्पात, लोहा है, कोयला है, खनिज तेल है, खाद्यान्न जैसी मूल उपयोगी वस्तु, सभी का परिवहन किससे होता है? रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। रेल परिवहन के द्वारा कृषि उद्योग क्षेत्र के विकास विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि ये कच्चे माल, मशीनरी, तैयार माल और श्रमिक ईंधन के व्यापक संचलन में संभव बनाता है। क्योंकि ये कच्चे माल को लाने ले जाने में कच्चे माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक और ईंधन के व्यापक संचलन को संभव बनाता है तथा बाजार के एकीकरण में सहायता करता है। रेलवे के द्वारा सूखा व अन्य आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तु त्वरित आपूर्ति की जाती है। जहाँ पर सूखा पड़ जाता है या जहाँ बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, रेलवे के द्वारा तुरंत प्रभाव से वहाँ पर अनिवार्य वस्तुओं को पहुँचा दिया जाता है। अब देखते हैं हमने देख ही लिया कि उत्तर रेलवे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर में,
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालगांव गुवाहाटी में है। उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। ये रेल मंडल का नाम यानी जोन का नाम और इसका मुख्यालय यहाँ पर है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर में है साहब। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और देखिए दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है बच्चों। और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है और दक्षिणी मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कोलकाता में है और मेट्रो रेलवे कोलकाता जोन ये कोलकाता में ही है। 25 दिसंबर 2010 को जोन की घोषणा के इसके अंतर्गत एक ही डिवीज़न है। अब आगे देखते हैं हम भारतीय रेल मार्गों की पटरी की चौड़ाई गेज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है जो इस प्रकार है। देखिए बच्चों अब आगे जो है इसके बारे में आगे नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में अध्ययन करेंगे।